जब हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो एक सिंपल क्वेश्चन रेज़ होता है कि ये प्रॉब्लम आई कहाँ से? एक्चुअली इसका जो कॉज़ है या ओरिजिन है वो क्या है? इसकी एग्ज़िस्टेंस के पीछे क्या रीज़न्स हैं? क्या ये सिर्फ़ दिमाग का मसला है या कुछ और? तो इस तरह के सवाल पैदा होते हैं जब भी हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं या हाइलाइट करते हैं किसी भी मेंटल हेल्थ इशू को। तो जब भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड व्हाट, व्हाई एंड हाउ का क्वेश्चन रेज़ हुआ तो हमेशा से डिफरेंट मॉडल्स ने डिफरेंट फैक्टर्स को प्रेज़ेंट किया कि इस इलनेस के पीछे, इस स्ट्रगल के पीछे ये रीज़न है, ये कॉज़ है, ये ओरिजिन है। लेकिन एक ऐसा मॉडल भी है जो कहता है कि एक फैक्टर की रिज़ल्ट में कोई भी मेंटल इलनेस वजूद में नहीं आ सकती। जी, तो आज हम उसी मॉडल को पढ़ेंगे, देखेंगे कि वो मॉडल क्या कहता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बायोसाइकोसोशल मॉडल की। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे बायोसाइकोसोशल मॉडल जो बताता है कि मेंटल इलनेस सिर्फ एक फैक्टर का नतीजा या रिज़ल्ट नहीं हो सकता, बल्कि इट्स अ रिज़ल्ट ऑफ कंबाइनेशन ऑफ बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे विद हाउ, व्हेन, व्हाई एंड हु डेवलप्ड दिस मॉडल। तो स्टार्ट करते हैं विद हु डेवलप्ड दिस मॉडल। बेसिकली जो डेवलपर थे वो थे डॉक्टर जॉर्ज एल एंजल, जो कि एक अमेरिकन साइकेट्रिस्ट थे। उन्होंने 1977 में बायोसाइकोसोशल मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाया। उस वक्त तक मेडिसिन सिर्फ बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे फोकस्ड थी, यानी हर डिजीज को सिर्फ बॉडी का फॉल्ट समझा जाता था। तब डॉक्टर जॉर्ज ने कहा था कि ह्यूमन बींग्स आर नॉट मशीन्स, यू कांट ट्रीट अ पर्सनस इलनेस बाय इग्नोरिंग देयर माइंड और एनवायरनमेंट। ये मॉडल 1977 में ही ऑफिशियली पब्लिश हो चुका था और ये उस वक्त का बहुत ज़्यादा फेमस आर्टिकल था, द नीड फॉर अ न्यू मेडिकल मॉडल, अ चैलेंज फॉर बायोमेडिसिन, और जर्नल था साइंस 1977, साइंस जर्नल 1977। ये वो वक्त था जब मेंटल हेल्थ को समझने के लिए एक नया और होलिस्टिक फ्रेमवर्क ज़रूरी हो गया था। अगर हम बात करें व्हाई वाज इट डेवलप्ड, ये मॉडल क्यों ज़रूरी था, तो डॉक्टर जॉर्ज ने देखा कि ट्रेडिशनल मेडिकल मॉडल जो है वो इमोशंस को इग्नोर करता है, पेशेंट्स की ज़िंदगी के जो सोशल इश्यूज़ हैं वो नहीं समझता, मेंटल इलनेस को सिर्फ ब्रेन केमिस्ट्री का मसला समझता है। जिस पर उनका कहना था कि जब तक हम इंसान की पूरी कहानी नहीं सुनेंगे, उसके जज्बात, उसकी फैमिली लाइफ, उसके कल्चर, वी कांट ट्रूली हील देम। टू फिल दिस गैप डॉक्टर जॉर्ज ने ये प्रपोज किया कि इलनेस को समझने के लिए हमें 3 इंटरकनेक्टेड लेयर्स देखनी पड़ेंगी। फर्स्ट होगी बायोलॉजिकल, सेकंड साइकोलॉजिकल और थर्ड होगी सोशल। तो स्टार्ट करते हैं, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाए। स्टार्ट करते हैं पहले फैक्टर्स से, यानी बायोलॉजिकल फैक्टर्स से। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स का बेसिकली मतलब बनता है कि वो तमाम चीज़ें जो हमारे फिजिकल बॉडी, जीन्स और हमारे जो दिमाग के केमिकल्स हैं उनके साथ ताल्लुक़ रखते हैं। मेंटल हेल्थ का मसला अक्सर सिर्फ इमोशनल और साइकोलॉजिकल नहीं होता, बल्कि हमारे जो फिज़िकल सिस्टम्स हैं वो भी उस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। अगर हम बायोलॉजिकल फैक्टर में फ़र्स्ट कंट्रीब्यूटर की बात करें, यानी कि जेनेटिक्स की अगर बात करें, तो अगर किसी फैमिली में डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया या एंजाइटी जैसे डिसऑर्डर की हिस्ट्री हो, तो उस इंडिविजुअल में इन कंडीशन का जो रिस्क है वो नेचुरली इंक्रीज़ हो जाता है। सपोज़ अगर किसी घर में किसी पेरेंट को, मदर या फादर दोनों में से किसी को अगर बाइपोलर डिसऑर्डर है, यानी उनके जो भी आगे से डॉटर या सन होंगे वो जेनेटिकली इस कंडीशन के लिए रिस्क कैरी करते हैं, इवन अगर उनका जो इन्वायरमेंट है वो सपोर्टिव हो। ये इसका मतलब हरगिज़ ये भी नहीं है कि वो बीमार ही होंगे, लेकिन उनका जो बायोलॉजिकल वनरेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी, उनका जो रिस्क है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें ब्रेन केमिस्ट्री की, तो हमारे दिमाग में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे सेरोटोनिन जो हमारा मूड स्टेबलाइज़र है, डोपामाइन जो प्लेजर और रिवॉर्ड सिस्टम पे काम करता है, नोरेपिनेफ्रिन जो अलर्टनेस, स्ट्रेस रिस्पॉन्स पे काम करता है। तो इनका जो बैलेंस है वो बिगड़ने से मूड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। एग्जांपल इसकी ये हो सकती है कि अगर किसी के दिमाग में सेरोटोनिन की कमी हो तो वो डिप्रेस्ड फील कर सकता है, तो उनको होपलेसनेस या इमोशनल नमनेस भी हो सकती है। इस तरह डोपामिन इम्बैलेंस से मोटिवेशन ख़त्म हो सकती है, जो स्किज़ोफ्रेनिया या एडिक्शन के किसी केस में देखी जा सकती है। अगर हम हार्मोनल चेंजेस की बात करें, कुछ हार्मोन्स इम्बैलेंस भी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे थायराइड डिसफंक्शन। हाइपोथायराइडिज्म एंजाइटी और डिप्रेशन का सबब बन सकता है। इसी तरह जो कॉर्टिसोल है, ये स्ट्रेस हार्मोन है, अगर कॉन्स्टेंटली हाई रहे तो ब्रेन पे डैमेजिंग इफ़ेक्ट डाल सकती है। इसी तरह फिज़िकल हेल्थ एंड सब्सटेंस यूज़,
अगर किसी इंसान को क्रोनिक इलनेस हो जैसे डायबिटीज़, कैंसर या हार्ट डिज़ीज़, तो उनकी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है। अगर कोई ड्रग्स या अल्कोहल यूज़ करता हो तो उसका ब्रेन फंक्शन भी डायरेक्टली इम्पैक्ट हो सकता है। क्योंकि जो लॉन्ग टर्म अल्कोहल यूज़ होता है वो ब्रेन ब्रेन को श्रिंक कर देता है। मेमोरी इश्यूज़ हो सकते हैं, एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन ट्रिगर हो सकता है। सिमिलरली कोकेन या मेथ यूज़ करने से डोपामाइन सिस्टम क्रैश हो सकता है, जिससे सीवियर इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है। तो जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो सिर्फ मेंटल इलनेस का सिर्फ एक हिस्सा नहीं है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं जो अक्सर इनविजिबल होती हैं। हर इंसान का जो ब्रेन है, बॉडी है, जेनेटिक सेटअप है, वो अलग होता है और ये सब मेंटल हेल्थ को साइलेंटली शेप कर रहा होता है। इसीलिए जब हम किसी की मेंटल स्टेट को समझने की कोशिश करते हैं तो ज़रूर याद रखें कि समटाइम्स इट्स नॉट जस्ट अबाउट इमोशंस, इट्स अबाउट बायोलॉजी, केमिस्ट्री, नेक्स्ट आ जाता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। बायो साइको सोशल मॉडल का दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट या दूसरी इम्पॉर्टेंट लेयर। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स यानी वो तमाम चीज़ें जो हमें सोचने का अंदाज़, जज्बात यानी फ़ील करने के अंदाज़ और इनर कोपिंग मैकेनिज़्म से कनेक्शन रखती हो। तो बेसिकली ये वो लेयर है जहाँ हमारे इमोशंस, थॉट्स और पास्ट एक्सपीरियंसेस का जो डीप इम्पैक्ट है वो होता है हमारे मेंटल हेल्थ पे। तो अगर हम थॉट पैटर्न्स की बात करें यानी कि सोचने के तरीके की बात करें, तो अगर हम नेगेटिव, रिजिड या डिस्टॉर्टेड सोच रखते हैं, थॉट्स रखते हैं, तो हमारा जो मूड है वो नेचुरली डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। मैंने 10 बहुत मोस्ट कॉमन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस पढ़ाई भी हुई हैं। तो उसमें अगर ओवर थिंकिंग, कैटास्ट्रोफाइजिंग, ऑल और नथिंग थिंकिंग या सेल्फ ब्लेम जैसी मतलब कोई भी अगर डिस्टॉर्शन आ गई है तो उसकी वजह से मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाती है, मूड नेचुरली डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि अगर एक इंडिविजुअल है और उसके थॉट पैटर्न ही ख़राब हैं, उसका थॉट पैटर्न हमेशा ये है कि मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, मैं बहुत ज़्यादा लाचार हूँ, मैं हेल्पलेस, तो वो हेल्पलेसनेस का, एंजाइटी का, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है इवन अगर उसकी लाइफ में ऑब्जेक्टिवली सब ठीक हो। इसके अलावा ट्रॉमा इन अर्ली एक्सपीरियंसेस यानी अगर कोई किसी किस्म का ट्रॉमा हुआ है चाइल्डहुड में या किसी किस्म का कोई अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस है, तो वो भी डिस्टर्बिंग हो सकता है। जो एक्सपीरियंसेस हम बचपन में फ़ेस करते हैं जैसे अब्यूज़, नेग्लेक्ट या अनसेफ एनवायरनमेंट, वो हमारे ब्रेन डेवलपमेंट और इमोशनल रेगुलेशन पे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे इस तरह के जो ट्रॉमा होते हैं वो फेयर रिस्पॉन्स को ओवर रिएक्ट कर देते हैं, इंडिविजुअल में जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं वो डेवलप करते हैं, सेल्फ वर्थ को डैमेज करते हैं। इसकी एग्जांपल्स में ये हो सकता है कि अगर एक इंडिविजुअल है और उसको बचपन में ही बार-बार रिजेक्ट किया गया है, उसको रिजेक्शन फेस करनी पड़ गई है, तो वो बड़ा होकर भी रिलेशनशिप्स में इनसिक्योरिटी ही फ़ील करेगा। वो हर वक़्त ये डर होगा उसको कि लोग उसको छोड़ जाएँगे, लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो वो इस इनसिक्योरिटी के तहत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें फ़ील कर रहा होगा। इसी तरह सेल्फ एस्टीम या परफेक्शनिज़्म। लो सेल्फ एस्टीम का मतलब है कि मैं अच्छा नहीं हूँ या मैं किसी लायक नहीं हूँ, ऐसी सोचें रखना। तो जब ये लो सेल्फ एस्टीम परफेक्शनिज़्म के साथ कंबाइन होती है, तो बंदा हर वक़्त खुद से डिससैटिस्फाइड रहता है, इवन अगर वो ऑब्जेक्टिवली अच्छा काम कर रहा हो। एग्ज़ाम्पल इसकी ये हो सकती है कि अगर एक स्टूडेंट है, उसके 95% आए हैं, ठीक है? फिर भी आप देखेंगे कि वो हमेशा ख़ुद को ब्लेम करेगा कि मुझे 100% लाना चाहिए। ऐसी सोच लॉन्ग टर्म एंग्ज़ायटी और बर्नआउट का सबब बन सकती है, क्योंकि वो हमेशा इस स्ट्रगल में रहेगा कि मुझे 100 तक जाना है। हालाँकि वो ये नहीं सोचेगा, ये सोचने से कासिर होगा कि जो 95 है, ये भी बेहतर है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें आ जाएँगे कॉपिंग स्टाइल। आपको जैसे पता होगा कि हर इंडिविजुअल का जो स्ट्रेस हैंडल करने का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है, वो खुद ही डेवलप होता है। तो अगर ये हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है, जैसे डिनाइल, मसले को सिर्फ इग्नोर कर देना या मसले को अवॉइड करते रहना कि भई मैं इसको वो नहीं करूँगा, सॉल्व नहीं करूँगा। दूसरा अवॉइडेंस के हर स्ट्रेस से भागना, सब्सटेंस अब्यूज़ के थोड़ी सी टेंशन आ गई, ड्रग्स के पास चले जाना, स्मोकिंग करना या इस तरह की हैबिट्स डेवलप कर लेना। तो प्रॉब्लम्स टेम्परेरीली हाइड होती हैं लेकिन अंदर ही अंदर वो बढ़ती जाती हैं। ऊपर से आपने डिनाइल की सूरत में या अवॉइडेंस की सूरत में या सब्सटेंस अब्यूज़ की सूरत में तो ये प्रॉब्लम्स टेम्परेरीली हाइड तो हो जाएँगी लेकिन अंदर ही अंदर ये बढ़ती रहेंगी, ग्रो करती रहेंगी। और जिस तरह से आपने डिनाइल, अवॉइडेंस और सब्सटेंस अब्यूज़ के तौर पर इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड, इग्नोर या ड्रग्स से इसको ख़त्म करने की कोशिश की है, तो ये
आगे चल के एक तो ये प्रॉब्लम थी और दूसरी प्रॉब्लम आपका इग्नोरेंस, अवॉइडेंस या सब्सटेंस अब्यूज़ आपके लिए बन जाएगा। जैसे अगर एक इंडिविजुअल है और उसका ब्रेकअप हो गया, ठीक है? तो हार्ट ब्रेक होने की वजह से उसने अल्कोहल की जो हैबिट है वो डेवलप कर दी है, वो अल्कोहल पीना शुरू कर दिया। तो वो इमोशनल पेन को प्रॉपर्ली प्रोसेस तो नहीं कर पा रहे और उसका जो डिप्रेशन है वो ज़्यादा गहरा होता जाएगा। हो सकता है उसको टेम्परेरी रिलीफ मिल जाए, उसको भूल जाए वो बात या उसको रिवॉर्ड सिस्टम के तरीके किसी तरह वो अच्छा फ़ील कर पाए। लेकिन कुछ अरसे बाद उसको फ़ील होगा कि एक तो ये एडिक्शन वाली हैबिट डेवलप हो गई है, ऊपर से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हुआ। तो ये जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं ये हमारे मेंटल हेल्थ के अंदर का जो नक्शा है वो करते हैं कि ये मॉडल कहता है कि हम कैसे सोचते हैं, हम अपने इमोशंस को कैसे प्रोसेस करते हैं, हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को किस नज़र से देखते हैं। ये सब हमारी जो करंट इमोशनल स्टेट है उसको शेप करते हैं। तो सिर्फ मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ता, थेरेपी, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इमोशनल ग्रोथ भी ज़रूरी होती है। और अगर हम बात करें लास्ट फैक्टर की इस बायोसाइकोसोशल मॉडल में, तो वो है सोशल फैक्टर्स। यानी बायोसाइकोसोशल मॉडल का जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है वो है सोशल फैक्टर्स। यानी हमारा इन्वायरमेंट, सोसाइटी, लोगों के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं, कनेक्शंस हैं, एसोसिएशन है, ये। तो ज़िंदगी सिर्फ अंदर की फीलिंग्स पे काम नहीं करती। तो हमारी जो ज़िंदगी है, हम लोग बहुत मर्तबा ये सोचते हैं कि मैं अगर अंदर से फ़ील कर रहा हूँ ठीक, तो सब कुछ ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ज़िंदगी सिर्फ अंदर की जो फीलिंग्स हैं उसका नाम नहीं है, बल्कि वो भी जो हमारे इर्द-गिर्द हो रहा है वो भी इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। हम किस एनवायरनमेंट में पले-बड़े हैं, हम किन लोगों के साथ वक़्त गुज़ारते हैं, उन लोगों का कॉपिंग सिस्टम, उनका नेचर, उनकी जो हैबिट्स हैं, ये सब हमारे मेंटल हेल्थ को डीपली इम्पैक्ट करता है। जैसे फैमिली डायनामिक्स, रिलेशनशिप, तो अगर फैमिली एनवायरनमेंट सपोर्टिव ना हो, जैसे कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट, टॉक्सिक बिहेवियर या इमोशनल निग्लेक्ट हो, तो ऐसे इंडिविजुअल जो ऐसे एनवायरनमेंट में पले बड़े होते हैं, तो ऐसे इंडिविजुअल में इमोशनल इनसिक्योरिटी और मेंटल स्ट्रेस पाया जाता है। सपोज़ अगर एक टीनेजर है जिसे हर वक्त पेरेंट्स क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं या जहाँ हर वक्त झगड़ा होता रहता है इसके घर में, वो एंजाइटी और लो सेल्फ वर्थ डेवलप करता जाएगा। इवन अगर उसके जो डायनेमिक्स हैं, उसके जो एकेडमिक्स हैं, बाकी जो डायनेमिक्स, इवन इफ़ उसके जो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, इसके अलावा अगर हर चीज़ बेहतर हो, उसके एकेडमिक्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हों, वो खुद अच्छी फ्रेंडशिप लाइफ रखता हो, लेकिन फैमिली डायनेमिक्स की वजह से बहुत मसले हो सकते हैं। इसके अलावा लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन, तन्हा रहना सिर्फ फिज़िकल नहीं है, ये इमोशनल भी होता है। जब किसी के पास इमोशनल सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, जैसे फ्रेंड्स, कम्युनिटी, कोई सुनने वाला नहीं है, तो वो स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। एग्ज़ाम्पल, एक जो घर में रहने वाला बुज़ुर्ग है, वो अकेला रहता है, जैसे रोज़ किसी से बात नहीं होती, वो धीरे-धीरे होपलेसनेस और डिप्रेशन फ़ील करता जाता है और वो खुद को और ज़्यादा आइसोलेट करता जाता है। चाहे उसकी जो फ़िज़िकल हेल्थ है वो ठीक भी हो, तो उसकी जो ये लोनलीनेस है, ये सोशल आइसोलेशन है, ये उसके लिए प्रॉब्लमेटिक होगी। इसी तरह पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल स्ट्रेस भी मेंटल हेल्थ पे बड़े गहरे असर डालता है। जब बिल्स देना मुश्किल हो जाए, जब रोज़गार ना हो, जब आपके घर वाले आप पे डिपेंड कर रहे हो और आपके हाथ में कुछ ना हो, तो ये प्रेशर इंसान को जो इमोशनली कोलैप्स करने पे मजबूर कर देता है। जैसे एक अगर फादर है, वो रोज़ नौकरी की तलाश में निकलता है, लेकिन रोज़ रिजेक्ट होके घर वापस आता है, तो वो ग्रेजुअली वर्थलेसनेस, गिल्ट और एंग्जायटी का शिकार हो सकता है। इसी तरह सोशल प्रेशर और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, आजकल के दौर में सोसाइटी हर वक्त हमें कह रही होती है कि परफेक्ट दिखना है, सोशल लाइफ डेवलप करनी है, सक्सेसफुल बनना है, सब कुछ इंस्टाग्राम वर्दी होना चाहिए। ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लोगों में एंजाइटी और सेल्फ डाउट जनरेट करती हैं। जैसे अगर एक स्टूडेंट हैं जो बस इस वजह से डिप्रेस्ड है कि उसकी लाइफ में दूसरों के स्टैंडर्ड्स पर पूरी नहीं उतरती, उसके फ्रेंड्स जो हैं उनके स्टैंडर्ड्स हाई हैं, उसकी सोसाइटी में लोगों के स्टैंडर्ड्स हाई हैं, लेकिन वो उन तक पहुंच नहीं पाता। इवन दो वो अपने हिसाब से अच्छी प्रोग्रेस कर रहा हो, लेकिन ये उसके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। इसके अलावा सोशल स्टिग्मा, मेंटल इलनेस से रिलेटेड सबसे तकलीफ देह पता है क्या होता है कि ये एक फैक्टर है कि जब सोसाइटी में मेंटल इलनेस को समझने के बजाय जज करना स्टार्ट कर दे कि ये पागल है, इसने ये किया था इसीलिए इसके साथ ये हुआ है, बस एटीट्यूड का मसला है, अटेंशन चाहिए इसको, मतलब इस तरह के जो भी लेबल
लेबल्स हैं जब सोसाइटी लगाना शुरू कर दे, ये स्टिग्मास लोगों को ट्रीटमेंट लेने से भी रोक दें और वो अपने दुःख को छुपाते-छुपाते अंदर ही अंदर टूटते जाएँ। तो इस तरह से ये स्टिग्मा जो है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। इसी तरह से आप समझें कि ये जो हमारे सोशल फैक्टर्स हैं, ये हमारे इमोशंस का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो है और इनका जो असर है वो रोज़ाना हमारे मूड पे, हमारे थॉट्स पे, हमारे सेल्फ परसेप्शन पे होता है। अच्छी कंपनी, सेफ एनवायरनमेंट, हेल्दी रिलेशनशिप किसी भी थेरेपी से कम नहीं। इसीलिए मेंटल हेल्थ सिर्फ दिमाग का मसला नहीं है, एनवायरनमेंट का भी गहरा असर होता है इसमें। तो अगर मैं इस मॉडल को थोड़ा-सा कंक्लूड करने की कोशिश करूँ तो बेसिकली जो बायोसाइकोसोशल मॉडल है वो कहता ये है कि मेंटल इलनेस सिर्फ़ दिमाग का मसला नहीं है। ये सिर्फ़ एनवायरनमेंट या इस एनवायरनमेंट से रिलेटेड मसला नहीं है, ये जेनेटिकली भी नहीं है, ये साइकोलॉजिकली भी नहीं है, बल्कि इट्स अ कंबाइनेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड एनवायरनमेंट। इसीलिए जब ट्रीटमेंट की बात होती हो, सिर्फ़ मेडिसिन्स काफ़ी नहीं होती, सिर्फ़ थेरेपी काफ़ी नहीं होती, सिर्फ़ सोशल लाइफ़ काफ़ी नहीं होती। इसके लिए मेडिसिन्स, थेरेपी, लाइफ़स्टाइल चेंजेस और सपोर्ट सिस्टम सबका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे जब किसी को मेंटल हेल्थ के साथ स्ट्रगल करते हुए देखें या आप खुद किसी चैलेंज से गुज़र रहे हो तो ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर इंसान की कहानी अलग होती है। हर कहानी में बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एलिमेंट्स शामिल होते हैं। मेंटल इलनेस या मेंटल हेल्थ को समझने के लिए बेस्ट तरीका यही है कि बायोसाइकोसोशल मॉडल का यूज़ किया जाए। इट्स नॉट जस्ट साइंस, इट्स कंपेंशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर हम बात करें हाउ डज़ इट वर्क, यानी ये मॉडल किस तरह से काम करता है, तो ये मॉडल एक फ्रेमवर्क है जो डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट को हेल्प करता है कि क्लाइंट की या पेशेंट की जो कंडीशन है उसको मल्टी डायमेंशनल नज़र से देखें और समझने की कोशिश करें। सपोज़ अगर एक इंडिविजुअल है उसको एंजाइटी का इशू है तो इस मॉडल के नज़रिए से एक्सपर्ट्स देखते हैं कि बायोलॉजिकल यानी इसके ब्रेन केमिस्ट्री में कोई इशू है या इसके हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है या कोई इस तरह का मसला है जो फिज़िकली है। साइकोलॉजिकल क्या वो नेगेटिव थिंकिंग या ट्रॉमा फेस कर रहा है या इस कोई भी किसी किस्म का कोई साइकोलॉजिकल इशू है। सोशल क्या उसके पास जॉब नहीं है, क्या उसके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं जा रहे, क्या उसकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक्सपर्ट्स देखते हैं, यानी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट सिर्फ मेडिसिन तक लिमिटेड नहीं रहता। मेडिसिन्स, थेरेपी, सोशल सपोर्ट, लाइफस्टाइल सब तो यहाँ पर हमारा जो बायोसाइकोसोशल मॉडल है वो ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं।